Hello friends, welcome to Panesia Tutor. In this video, we will discuss another important topic of public finance, which is market failure, causes and its remedial measures. Many times, questions have been asked from this topic in NTA NET Economics, so we will try to discuss this topic in detail. So first of all, we will discuss what is market failure. As the name suggests, market failure. तो मार्केट फेलियर जहां पे हमारा मार्केट क्या हो रहा है, फेल हो रहा है. मार्केट फेलियर रेफर्स टू द इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द फ्री मार्केट. तो मार्केट फेलियर एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे हमारा गुड्स और सर्विसेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो इनएफिशिएंट वे में हो रहा है. प्रॉपर तरीके से जब हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता फ्री मार्केट में, तो उसकी वजह से हमारा क्या होता है, मार्केट फेल हो जाता है. In a typical free market, the prices of goods and services are determined by the forces of supply and demand. तो ये हमें सब पता है कि हम लोग जो ये लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं, इसमें क्या है कि जब हमारे प्राइसेस जो होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, वो मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन होते हैं. लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई आपस में एक दूसरे के साथ काम करते हैं, और जहां पे हमारा डिमांड एंड सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करता है, वहीं से हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन हो जाता है. और इसी तरीके से हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को भी डिटरमाइन कर लेते हैं. तो अब जब ऐसी सिचुएशन आती है मार्केट में कि मार्केट फेल कब हो जाता है, हम उस चीज के बारे में एनालाइज करना है. द लॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड आर माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स विच स्टेट्स दैट इन एफिशिएंट मार्केट्स द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट गुड आर इक्वल टू ईच अदर. जो बात मैंने अभी आप लोग को बताई कि जब हमारा लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई आपस में काम करते हैं, एक दूसरे को साथ में इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से हमारा मार्केट क्या हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है. लेकिन मार्केट फेल कब हो जाता है, जब हमारा जो ये पूरी सिचुएशन है, जब हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की इनएफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस केस में हमारा क्या हो जाता है, मार्केट फेल हो जाता है. नेक्स्ट है हमारा द प्राइस ऑफ दैट गुड इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द point at which supply and demand are equal to each other, and any change in one of the forces results in a price change and a corresponding change in other price. These changes leads to a price disequilibrium. तो वही चीज है कि अगर हमारा ये इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे, जब आपस में डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस काम करना बंद कर देंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो प्राइसेस हैं वो भी चेंज हो जाएंगे, और प्राइस चेंज होने की वजह से और भी जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो भी हमारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी में प्राइस डिसइक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आ जाएगी. तो मार्केट फेलियर से हम क्या समझते हैं, बाय मार्केट फेलियर वी मीन दैट द बेस्ट अटेनेबल और एफिशिएंट आउटकम्स आर नॉट अचीव्ड. जब हमारे मार्केट में, हमारी इकोनॉमी में जो एफिशिएंट और अटेनेबल जो हम अचीव कर सकते थे, वो सिचुएशंस को अगर हम नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तब हमारा मार्केट क्या हो जाता है, मार्केट फेल हो जाता है. मार्केट फेलियर इज अ सिचुएशन इन विच द मार्केट सोल्यूशन डज नॉट लीड टू अ सोशल ऑप्टिमम और मैक्सिमम वेलफेयर. मार्केट कभी भी अच्छा तब माना जाएगा जब हमारा पूरी सोसाइटी के लिए ऑप्टिमम और मैक्सिमम वेलफेयर हम अचीव कर पा रहे हैं. लेकिन मार्केट फेलियर की सिचुएशन में हमारा क्या होता है कि हमारे जो ऑप्टिमम या मैक्सिमम वेलफेयर है उसको हम अचीव नहीं कर पाते हैं. इस रीजन की वजह से हमारा क्या हो जाता है, मार्केट फेल हो जाता है. तो व्हाई मार्केट फेलियर अकर्स. सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाई market failure occurs. Market failure occurs when there is a state of disequilibrium in the market due to market distortion. अब मार्केट में जब किसी भी रीजन से जब हमारे डिस्टॉर्शंस हो जाते हैं, और जब हमारी मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आ जाती है, उनकी वजह से मार्केट क्या हो जाता है, हमारा फेल हो जाता है. It takes place when the quantity of goods or services supplied is not equal to the quantity of goods and services demanded. तो यहाँ पे हमारी दो सिचुएशंस होती हैं. जब हमारी क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज जितनी हम डिमांड कर रहे हैं, वो अगर हमारी इक्वल ना हो जितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज डिमांड की जा रही है, मतलब डिमांड और सप्लाई अगर आपस में इक्वल नहीं होंगी, उस केस में हमारी क्या हो जाएगी, डिसइक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन हो जाएगी, और जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज हो जाएगा मार्केट फेलियर का. Some of the distortions that may affect the free market may include monopoly powers.
तो अभी बहुत सारे हम रीजंस पढ़ेंगे जिनकी वजह से मार्केट फेल हो जाता है। तो अभी जो हम देख रहे हैं इसमें, अगर फ्री मार्केट में जो डिस्टॉर्शंस हो जाती हैं उसमें एक सबसे बड़ा जो हमारा रीजन है दैट इज मोनोपोली पावर। मोनोपोली पावर क्या होता है? जब मोनोपोली, एक सिंगल सेलर जब पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है, उसकी वजह से मार्केट में क्या हो जाती है, फ्री मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो मार्केट फेल हो जाता है। A monopoly is a market with a single seller called the monopolist but many buyers, जहाँ पे बहुत सारे buyers हैं लेकिन seller एक ही है, तो उस केस में हमारी perfect competition वाली situation नहीं रहती है। Unlike sellers in perfectly competitive market, a monopolist exercises substantial control over the market price of a commodity, price limits, minimum wage requirements and government regulations। तो मोनोपोलिस्ट की कंडीशन में क्या होता है कि एक ही पर्सन पूरे मार्केट को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्या होता है, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उस वजह से हमारी जो ऑप्टिमम कंडीशंस होती हैं, ऑप्टिमम वेलफेयर हमें मिल सकता है, लेकिन मोनोपोली के केस में हमें ऑप्टिमम वेलफेयर नहीं मिल पाता है। और मोनोपोलिस्ट के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे वो मार्केट प्राइस को भी कंट्रोल कर सकता है, प्राइस लिमिट्स लगा देता है, मिनिमम वेज रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी। तो ये सारी चीजों की वजह से क्या होता है, मोनोपोली में मार्केट फेल हो जाता है। द गवर्नमेंट यूजेस टू टूल्स टू मॉनिटर एंड इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। अब हमारे पास यहाँ पे दो टूल्स हैं, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। तो ये दोनों पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमारी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती हैं, ये वो पॉलिसीज होती हैं जो हमारे यहाँ पे सेंट्रल बैंक गवर्न करती हैं और उनको ही वो ही रेगुलेट भी करती हैं। दीज आर द पॉलिसीज विच आर रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक। और जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वही हमारी पूरी जो भी इकोनॉमी में मॉनेटरी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमारे यहाँ पे सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही हमारा पूरा रेगुलेट और कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारी आती है फिस्कल पॉलिसीज। फिस्कल पॉलिसीज होती हैं हमारी जो गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दी जाती हैं। जब हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कहाँ कितना एक्सपेंडिचर करना है, किसके ऊपर कितना टैक्सेस लगाना है, तो ये जो हमारी पॉलिसीज हैं ये होती है हमारी फिस्कल पॉलिसीज। और इसमें क्या होता है, टैक्स रेट्स को डिटरमाइन किया जाता है, गवर्नमेंट को किस समय पे कहाँ कितनी स्पेंडिंग करनी है, कौन से सेक्टर में स्पेंडिंग करनी है, ये सारी बातों को डिसाइड करने के लिए हमारी गवर्नमेंट होती है। और इन्हीं चीजों को हम बोलते हैं क्या, फिस्कल पॉलिसीज। तो दोनों पॉलिसीज ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। नाउ कम्स कॉजेज ऑफ मार्केट फेलियर। So there are basically 4 important causes of market failure and there are various other causes as well which we will discuss in the later slides. So first of all we will discuss these 4 important causes of market failure: public goods, externalities, abuse of market power and asymmetric information. So public goods के बारे में हमें पता है, नॉन राइवल होते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, और इन्हीं चीजों की वजह से हमारा क्या होता है, पब्लिक गुड्स हर किसी को प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना। तो पब्लिक गुड्स आर गुड्स दैट आर कंज्यूम्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ द पॉपुलेशन एंड देयर कॉस्ट डज नॉट इंक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। जितने मर्जी कंज्यूमर्स हों उनके ऊपर जो हम मार्जिनल कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था पहले की वीडियोस में, उसमें हमने देखा था कि पब्लिक गुड्स हम जितने भी कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करेंगे उससे हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ेगी। तो ये नॉन राइवल होते हैं और नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। नॉन राइवलरस कंजम्पशन मीन्स दैट द गुड्स आर एलोकेटेड एफिशिएंटली टू द होल पॉपुलेशन if provided at zero cost, while non-excludable consumption means that public goods cannot exclude non-payers from its consumption। तो non-rival और non-excludable क्या है हमारा, non-rival में हमारा ये है कि जो भी हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है उनको हम जीरो कॉस्ट पे भी सबको प्रोवाइड करेंगे, किसी को हम उसमें वो किसी के लिए भी राइवल नहीं हो सकता। और नॉन एक्सक्लूडेबल में हमारा ये है कि हम उन लोगों को भी वो गुड्स प्रोवाइड करेंगे चाहे वो उसके लिए कुछ पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम उनको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तो ये है हमारा नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल का कॉन्सेप्ट। अब जैसे पब्लिक गुड्स की अगर हम बात करें तो पब्लिक गुड्स का एग्जांपल हमारा क्या है, पुलिस सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर रही है, ये गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, तो इन सब में ये हर किसी को फैसिलिटीज दी जा सकती है, किसी को भी उसमें एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। Public goods create market failures if a section of the population that consumes the goods fails to pay but continues
using the good as actual pairs. For example, police service is a public good that every citizen is entitled to enjoy regardless of whether or not they pay taxes to the government. तो देखो ये एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे इसका पुलिस सर्विसेज। अब पब्लिक गुड है पुलिस सर्विस, आपके यहाँ पे आपके किसी से भी आस पड़ोस में कहीं भी किसी की कोई लड़ाई हुई, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गई है जिसमें आपको पुलिस के पास जाना पड़ रहा है, तो पुलिस के पास कोई भी जा सकता है, आप भी जा सकते हो और सेकंड पार्टी भी जा सकती है। उसके लिए चाहे आप कुछ पे करें चाहे ना करें, लेकिन पुलिस आपकी सभी की हेल्प के लिए अवेलेबल है। तो वही चीज है कि चाहे आप उसमें कुछ भी पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको पुलिस की फैसिलिटीज, वो पब्लिक गुड है क्योंकि, तो वो फैसिलिटीज सबके लिए अवेलेबल है। तो इन सारे रीजंस की वजह से, क्योंकि वो सबके लिए अवेलेबल है और आप उसके लिए कुछ भी पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे हमारी मार्केट क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ मार्केट फेलियर इज एक्सटर्नैलिटी। An externality is a cost or benefit of an economic activity experienced by an unrelated third party. अभी externality का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के ऊपर हम ज्यादातर क्वेश्चंस भी देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नैलिटी इज अ कॉस्ट और बेनिफिट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सपीरियंस्ड बाय एन अनरिलेटेड थर्ड पार्टी। एक्सटर्नैलिटी ये एक ऐसा, ये कॉस्ट भी हो सकती है हमारे लिए और बेनिफिट भी हो सकता है, क्योंकि हमारी अभी हम आगे पढ़ेंगे कि 2 टाइप्स की एक्सटर्नैलिटी होती हैं। तो लेकिन एक्सटर्नैलिटी ये हो किस वजह से रही है, अनरिलेटेड थर्ड पार्टी जिसको आप जानते भी नहीं हो, वो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, और ये एक्सटर्नैलिटी आपके लिए पॉजिटिव वे में भी हो सकती है एज वेल एज इन अ नेगेटिव सेंस। तो द एक्सटर्नल कॉस्ट और बेनिफिट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द फाइनल कॉस्ट और बेनिफिट ऑफ अ गुड और सर्विस। एक्सटर्नल कॉस्ट जो होती है या हमारे को जो एक्सटर्नल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो हमेशा हमारी फाइनल कॉस्ट में रिफ्लेक्ट नहीं होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि हम पब्लिक स्कूल्स में चिल्ड्रन पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका जो रिजल्ट होगा, उनको उनके जो बेनिफिट्स होंगे उन्हें उसी समय पे नहीं मिलेंगे, वो लेटर आगे फ्यूचर में मिलेंगे। इसी तरीके से जो एक्सटर्नल कॉस्ट और बेनिफिट हैं, वो अभी हमारे लिए फाइनल कॉस्ट में नहीं शो करेंगी, लेकिन लेटर ऑन वो हमारे को दिखेंगी। Therefore, economists generally view externalities as a serious problem that makes markets inefficient. तो क्योंकि 2 तरीके की हमारी एक्सटर्नैलिटीज हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, तो कुछ एक्सटर्नैलिटीज जो हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर के आ रही हैं, और तो वो हमारे लिए एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, जिसकी वजह से हमारा मार्केट क्या हो जाता है, इनएफिशिएंट हो जाता है। It refers to a cost or benefit resulting from a transaction that affects a third party that did not decide to be associated with the benefit or cost. तो अब ये क्या है हमारा कि कुछ कॉस्ट और बेनिफिट्स हैं जो हम कोई भी अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी जो कि उसके साथ मिलना भी नहीं चाहती थी, एसोसिएट भी नहीं होना चाहती थी, लेकिन उसको वो इम्पैक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। सो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ एक्सटर्नैलिटीज, positive externality and negative externalities. Positive externality provides a positive effect on third party. जब भी हमारा किसी भी थर्ड पार्टी के ऊपर बिना कुछ करे, थर्ड पार्टी कुछ कर भी नहीं रही है, लेकिन उसका कुछ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट थर्ड पर्सन के ऊपर पड़ रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। फॉर एग्जाम्पल, providing good public education mainly benefits the students, but the benefits of this public good will spill over to the whole society. अब अगर पब्लिक स्कूल्स में अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, अगर हमारे आसपास के चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल्स में जा रहे हैं और वहां से हमें ऐसे रिव्यूज मिल रहे हैं कि एज कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स में ज्यादा अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, टीचर्स अच्छे हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारे आसपास के और भी पेरेंट्स हैं जो देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में हमें इतनी ज्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है, स्टिल उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो वो क्या करेंगे, उनके ऊपर एक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो भी अपने चिल्ड्रन को क्या करें, एक पब्लिक स्कूल में भेज दें जहां पे उन्हें एक अच्छी एजुकेशन भी मिलेगी और उन्हें कॉस्ट भी कम बेयर करनी पड़ेगी और फ्यूचर में उनको उसके बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये हुआ हमारा किस चीज का एग्जाम्पल, जो हमारी एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी को क्रिएट कर रहा है। तो इसी चीज को देखते हुए और लोग भी इम्पैक्ट होंगे। थर्ड पार्टी जिसने कहीं कुछ नहीं किया, लेकिन उसको पता चला कि किसी के कुछ अच्छा करने की वजह से उसको कुछ एक अच्छा मैसेज मिल रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी।
The presence of externalities in consumption and production also lead to market failure. अब externalities की वजह से हमारा consumption और production दोनों में ही हमारा market failure की condition हो सकती है. These externalities lead to misallocation of resources and cause consumption or production to fall short of Pareto optimality. अगर अब हम consumption और production के केस में बात करें, अगर जो रिसोर्सेज है हमारे उनको मिस एलोकेट कर दिया जाएगा, जहां जितने कंजम्पशन की जरूरत थी उसमें वहां से ज्यादा भेज दिया गया, वहां पे ज्यादा प्रोवाइड कर दिया गया या उससे कम प्रोवाइड कर दिया गया, तो उस केस में भी हमारी पेरेटो ऑप्टिमैलिटी वाली कंडीशन. पेरेटो ऑप्टिमैलिटी क्या होता है? जब हमारी एफिशिएंट कंडीशंस जो है हम सारी अचीव कर चुके हैं. और दूसरी तरफ अगर हम प्रोडक्शन के केस में बात करें, ओवर प्रोडक्शन हो गया या अंडर प्रोडक्शन हो गया, उस केस में भी हमारा क्या हो जाएगा? मार्केट फेल हो जाएगा और हम पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन को अचीव नहीं कर पाएंगे. एक्सटर्नैलिटीज लीड टू डाइवर्जेंस ऑफ सोशल कॉस्ट फ्रॉम प्राइवेट कॉस्ट एंड ऑफ सोशल बेनिफिट्स फ्रॉम प्राइवेट बेनिफिट्स. तो यहाँ पे अब हमारे दो तरीके की मतलब हमारा क्या होता है, सोशल कॉस्ट और प्राइवेट कॉस्ट अलग है. सोशल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो पूरी सोसाइटी के लिए कॉस्ट है, और प्राइवेट कॉस्ट आपकी अपनी पर्सनल कॉस्ट. आप कोई भी चीज परचेस कर रहे हो तो हो सकता है उसकी प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट में डिफरेंस हो. इसी तरीके से जो चीज आपने परचेस करी हो सकता है उससे मिलने वाले प्राइवेट बेनिफिट्स और सोशल बेनिफिट्स में भी डिफरेंस हो. तो एक्सटर्नैलिटीज की वजह से इन सब के बीच में क्या हो जाता है? डाइवर्जेंस हो जाता है. When social and private costs and social and private benefits diverge, perfect competition will not achieve Pareto optimality. अब जब इन सब में डाइवर्जेंस हो जाता है, सोशल और प्राइवेट कॉस्ट में एंड सोशल एंड प्राइवेट बेनिफिट्स में, उनकी वजह से क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन वाली जो कंडीशन है हमारी वो पेरेटो ऑप्टिमैलिटी पर नहीं पहुंच पाती है. नेक्स्ट इज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी. सो negative externality is a negative effect resulting from consumption of a product and that results in a negative impact on third party. जैसा मैंने पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी में बताया था कि आपको कुछ किए बिना ही एक आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल गया, किसी और पर्सन के करने की वजह से, कुछ अच्छा करने की वजह से आपके ऊपर उसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ गया. इसी तरीके से नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में भी आप कुछ नहीं कर रहे हो लेकिन किसी और के कुछ नेगेटिव काम करने की वजह से उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी पड़ गया. इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आपके पड़ोस में कहीं लाउड म्यूजिक कंटिन्यूस बज रहा है, आपका एग्जाम है और आप स्टडीज नहीं कर पा रहे हो, वो आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा. इसी तरीके से स्मोकर्स जो होते हैं, कहीं पे भी स्मोकिंग कर रहे हैं, उनका इम्पैक्ट जो स्मोक कर रहा है उसको नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके आसपास का जो पर्सन है उनके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा. तो वो क्या हो जाएगा? आपकी हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा. ठीक है, तो दैट इज इवन दो सिगरेट स्मोकिंग इज प्राइमरली हार्मफुल टू अ स्मोकर, इट ऑल्सो कॉजेज अ नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट ऑन पीपल अराउंड द स्मोकर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ मार्केट फेलियर इज मार्केट कंट्रोल. Market control occurs when either the buyer or the seller possess the power to determine the price of goods or services in a market. तो मार्केट कंट्रोल की अगर हम बात करें तो जब बायर्स या सेलर्स जिनके पास ज्यादा मतलब क्या कर पाते हैं, वो गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस को डिटरमाइन कर पाते हैं, उनके पास पावर होती है जिससे वो सब पता कर सकते हैं और मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमारी क्या है? मार्केट कंट्रोल है. The power prevents the natural forces of demand and supply from setting the prices of goods in the market. अब इसमें हमारा क्या होता है कि ये ऐसी पावर हैं जो हमारे नेचुरल फोर्सेस जो हैं जिससे हम डिमांड और सप्लाई को आपस में इक्वेट कर सकते हैं, उसको वो इक्वेट होने से प्रिवेंट कर देती है, नहीं करने देती है, जिसकी वजह से जो हमने अभी पढ़ा कि मार्केट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा. On the supply side, the sellers may control the prices of goods and services if there are only a few large sellers. जैसे हमने अभी मोनोपोली के केस में पढ़ा था, अगर एक ही सेलर है तो वो पूरी मार्केट को कंट्रोल कर लेगा. इसी तरीके से ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे फ्यू लार्ज सेलर्स होते हैं. कुछ लार्ज सेलर्स जब मिलके पूरी मार्केट को कंट्रोल करते हैं तो उसकी वजह से भी क्या होगा? हमारा मार्केट फेल होने लगेगा, क्योंकि सारा का सारा कंट्रोल उनके हाथ में आ जाएगा. वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्राइस को कितना चार्ज करना चाहते हैं या वो अपनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं. इस तरीके से क्या हो जाएगा? मार्केट फेल हो जाएगा. द टर्म ओलिगोपोली रेफर्स टू एन इंडस्ट्री वेयर देयर आर ओनली स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स ऑपरेटिंग. वही जो मैंने अभी बताया है कि स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स हैं, वही पूरा ऑपरेट कर रही हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं? ओलिगोपोली बोलते हैं.
In an oligopoly, no single firm has large amount of market power. Thus, no single firm is able to raise its price above the price that a single large seller monopoly has charged. देखो, मोनोपोली और ओलिगोपोली दोनों में डिफरेंस है. मोनोपोली तो सिंगल सेलर है और वो जितना चाहे उतना प्राइस चार्ज कर सकता है, लेकिन ओलिगोपोली में सिंगल सेलर नहीं होता, कुछ सेलर्स होते हैं. तो ओलिगोपोली मोनोपोली से ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर पाता क्योंकि वो ग्रुप ऑफ सेलर्स है और वो मिल करके प्राइसेस को डिटरमाइन करते हैं और वही प्राइस वो चार्ज करते हैं. द सेलर्स में कल्यूड टू सेट हायर प्राइसेस टू मैक्सिमाइज देयर रिटर्न्स. हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो अपने प्राइसेस को ज्यादा करके अपना रिटर्न्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं. The sellers may also control the quantity of goods produced in the market and may collude to create scarcity and increase the prices of commodities. अब वो जब उन्हें पता चलता है कि मार्केट को वो कंट्रोल कर सकते हैं तो वो कल्यूड कर लेते हैं, आपस में मिलकर के क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी को क्रिएट कर देते हैं. मतलब जिससे लगता है कि मार्केट में स्कैर्सिटी हो गई है, कमी हो गई है. और जब भी हमें पता है कि जब मार्केट में किसी भी चीज की कमी होती है और उसकी अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं. तो ऐसा ये ओलिगोपोली में किया जाता है. On the demand side, the buyers possess the power to control the prices of goods if the market only comprises a single large buyer or a few large buyers. अब जब हम सिंगल लार्ज बायर की बात करते हैं तो उसको हम मोनोप्सोनी बोलते हैं और जब फ्यू लार्ज बायर्स की बात करते हैं तो ओलिगोप्सोनी बोलते हैं. तो ऐसा तो कहीं नहीं होता कि किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए पूरी मार्केट में सिर्फ एक ही बायर है और या फिर कुछ बायर्स हैं. ओलिगोप्सोनी वाली कंडीशन तो एक बार को फिर भी एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन मोनोप्सोनी कि किसी पर्टिकुलर मार्केट में एक कमोडिटी के लिए सिर्फ एक ही बायर है और कोई बायर्स है ही नहीं. ठीक है, तो लेकिन अगर ऐसा कभी हो जाता है कि सिंगल बायर या फ्यू लार्ज बायर्स ही हैं और उनके पास ही पूरी पावर है तो वो भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर देते हैं प्राइस को कि हम ही हैं बायर तो हम जितने में चाहेंगे हम खरीद सकते हैं. If there is only a single or handful of large buyers, the buyers may exercise their dominance by colluding to set the price at which they are willing to buy the products from the producers. जैसा हमने ओलिगोपोली में पढ़ा था कि few sellers हैं और वो artificial scarcity create कर देते हैं जिससे prices high हो सकें. इसी तरीके से अगर purchasing करते टाइम कुछ buyers ही हैं, बहुत ज्यादा buyers नहीं हैं, तो वो भी आपस में collude कर लेते हैं और वो खुद price को set कर लेते हैं कि हम लोग इसी price पे purchase करने के लिए willing हैं. तो इस तरीके से क्या होता है, दोनों साइड में, डिमांड साइड में भी और सप्लाई साइड में भी क्या हो जाता है, मार्केट में आपस में कल्यूड कर लेते हैं और वो अपना अपना अलग अलग प्राइसेस डिटरमाइन कर लेते हैं. दिस प्रैक्टिस प्रिवेंट्स द मार्केट फ्रॉम इक्वेटिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू देयर डिमांड. जब ये लोग आपस में ऐसा कर लेंगे कि बायर्स अपना प्राइस डिटरमाइन कर रहे हैं और सेलर्स अपना प्राइस डिटरमाइन कर रहे हैं और जो नेचुरल फोर्सेस हैं हमारे वो आपस में काम नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा डिमांड और सप्लाई जो है वो आपस में इक्वेट नहीं कर पाएगी और मार्केट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा. Next important cause of market failure is imperfect information in the market or otherwise known as asymmetric information. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है जिसकी वजह से हमारा मार्केट फेल हो जाता है, इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन. अब वो इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन हो सकता है जो बायर्स है जो कुछ परचेज करने के लिए जा रहा है उसके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है. इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि जो सेलर किसी चीज को सेल कर रहा है उसके पास पूरी परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो कम प्राइस पे सेल करना चाह रहा है या फिर ज्यादा प्राइस पे सेल करना चाह रहा है. तो इन सारे रीजंस की वजह से भी हमारा मार्केट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है. Market failure may also result from lack of appropriate information among the buyers or sellers. जो मैंने भी बताया कि buyers और sellers दोनों में से अगर किसी के पास भी appropriate information नहीं है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, मार्केट फेल हो जाएगा. This means that the price of demand or supply does not reflect all the benefits or opportunity cost of a good. तो इन सब की वजह से क्या होगा, जो एक्चुअल में बेनिफिट्स हैं या फिर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है हमारी जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज से जो हमें बेनिफिट्स मिल पाते हैं वो हमारी क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है. दिस मीन्स दैट द प्राइस ऑफ डिमांड और सप्लाई डज नॉट रिफ्लेक्ट ऑल द बेनिफिट्स और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ गुड. तो जब भी हमारी अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है उसकी वजह से हम एक्चुअल में हमारे जो बेनिफिट्स हैं या जो हमारी कॉस्ट है उसके बारे में हम एनालाइज नहीं कर पाते हैं. The lack of information on the buyer's side may mean
that the buyer may be willing to pay a higher or lower price for the products because they do not know its actual benefits. जब किसी buyer को उसके actual benefits के बारे में नहीं पता, उसके एक्चुअल क्या क्या उसके यूजेस हो सकते हैं या क्या उसको एक्चुअली मिल रहा है उसके बारे में नहीं पता, तो हो सकता है वो बायर्स उस पर्टिकुलर गुड के लिए ज्यादा या कम प्राइसेस भी देने के लिए तैयार हो सकता है. On the other hand, inadequate information on the seller's side may mean that they may be willing to accept a higher or lower price for the product than the actual opportunity cost of producing it. इसी तरीके से जैसे हमने बायर्स की साइड से पढ़ा, उसी तरीके से सेलर्स साइड से क्या हो सकता है, अगर सेलर को ही उसके प्रोडक्ट के बारे में पूरी अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या क्या उसके अंदर क्वालिटीज हैं, उसके बारे में उसकी अच्छाइयाँ क्या हैं या उसके अंदर कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अगर उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता, तो सेलर भी क्या है, वो हायर या लोअर प्राइस चार्ज करने के लिए रेडी हो सकता है. इसी को हम इंफॉर्मेशन एसिमेट्री बोलते हैं. जैसे इसका एग्जाम्पल है, कोई एक सेलर अपनी कार को सेल करना चाहता है और उसे अपनी कार के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता है कि उसकी कार के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके इंजन में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है या फिर उसके जो वाइपर्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, लेकिन वो जो उसका कस्टमर है वो उसको ढंग से नहीं बता रहा है और कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन का गैप रख रहा है. उसकी वजह से क्या होगा कि सेलर हायर प्राइस चार्ज करना चाहेगा, लेकिन अगर कस्टमर के पास पूरी प्रॉपर नॉलेज होगी तो वो उसके बारे में पूरा उसकी टेस्टिंग करके देख करके उसके बारे में निकाल सकता है कि क्या क्या उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं. जनरली ऐसा होता है कि हम जब कुछ इस तरीके की चीजें परचेज करते हैं तो हमें ऑन द स्पॉट उन सारी चीजों के बारे में, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता चल पाता. जब भी हम सेकेंड हैंड कार परचेज कर रहे हैं तो उस केस में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमारे पास पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पाती है. इसी को हम क्या बोलते हैं, इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन या फिर इंफॉर्मेशन एसिमेट्री. देन कम्स अनदर इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ मार्केट फेलियर एंड दैट इज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ मार्केट फेलियर. Common ownership, when coupled with open access, would lead to wasteful exploitation in which a user ignores the effect of his action on others. अब कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज क्या होते हैं, जहां कॉमन ओनरशिप होती है, ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट कॉज है मार्केट फेलियर का, क्योंकि कॉमन ओनरशिप होने की वजह से सबके पास ओपनली उसकी एक्सेस है और उसकी वजह से जो हमारा एक्सप्लॉइटेशन होता है रिसोर्सेज का वो बहुत ज्यादा होता है और इसका जो इम्पैक्ट है पूरी सोसाइटी के ऊपर पड़ता है. जैसा अगर हम इसका एग्जांपल लें, कॉमन एग्जांपल इज फिश इन अ लेक. अब लेक है, उसमें कोई भी फिश कैच कर सकता है, एनीवन कैन कैच and eat it, but no one has an exclusive property right over it. अब किसी के पास भी उस लेक का कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं है, वो सबके लिए अवेलेबल है और कोई भी कितनी भी उसमें से फिश कैच कर सकता है. बट उसकी वजह से होता क्या है, it means that a common property resource is non-excludable, anyone can use it and non-rivalrous. No one has an exclusive right over it. The lake is a common property for all fishermen. जैसे हम पब्लिक गुड के बारे में पढ़ते हैं उसी तरीके से लेक भी क्या है, हमारी कॉमन प्रॉपर्टी है फिशरमैन के लिए और कोई भी उसको यूज कर सकता है और किसी के पास भी उसका कोई एक्सक्लूसिव राइट नहीं है. When a fisherman catches more fish, he reduces the catch of other fishermen, but he does count this as a cost, yet it is a cost to the society. When a fisherman catches more fish, जब भी फिशरमैन बहुत ज्यादा फिशेस को कैच करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, दूसरे फिशरमैन के लिए क्या होती है, वो फिशेस अवेलेबल नहीं हो पाती हैं क्योंकि अब वो उसकी जो फिशेस हैं वो दूसरे ने कैच कर ली और उसके पास अब अवेलेबल कम हो गई और वो इसको अपनी कॉस्ट में काउंट नहीं करता, लेकिन ये सोसाइटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉस्ट होती है. Since lake is a common property resource where there is no mechanism to restrict entry and to catch fish, the fisherman who catches more fish imposes a negative externality on other fishermen so that the lake is overexploited. अब जब बहुत सारे फिशरमैन कैच करेंगे तो एक के कैच करने की वजह से दूसरे के लिए वो अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो दूसरा फिशरमैन और फिशेस को कैच करेगा. इस तरीके से बहुत सारे फिशरमैन अलग अलग बहुत सारी फिशेस को कैच करेंगे. तो इसकी वजह से लेक का क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है. बहुत ज्यादा लोग उसको फिश को कैच कर रहे हैं और वहां पे एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है. इसी को हम बोल रहे हैं क्या, कॉमन प्रॉपर्टी राइट्स.
नेक्स्ट इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स भी बोलते हैं। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का मतलब क्या है? ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स लीड्स टू एलिमिनेशन ऑफ सोशल गेन्स ड्यू टू ओवर यूज ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी। जब भी हम किसी सोशल गुड्स का, जो भी सबके लिए अवेलेबल हैं, कॉमन रिसोर्सेज जो हैं, उनका जब हम बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर देते हैं अपना पर्सनल गेन करने के लिए, और उसमें हम सोसाइटी के कॉस्ट को नहीं ध्यान में रखते हैं, उससे हमारा क्या हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। और ये हमारा कॉमन प्रॉपर्टी की ओवर यूज की वजह से ही होती है। Thus, when property rights are common, indefinite or non-existent, social cost will be more than private cost and there will not be paritoptimality. क्योंकि अब जो फिशरमैन है उसको तो अपना पर्सनल बेनिफिट देखना है, वो वहां पे सोसाइटी को क्या कॉस्ट पड़ रही है उस चीज की, उसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा, वो अपने प्राइवेट बेनिफिट के बारे में देख रहा है। और यहाँ पे सोशल कॉस्ट क्या है, उसकी प्राइवेट कॉस्ट से ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारी जो पैरिटोप्टिमैलिटी वाली कंडीशन है हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं, और हमारी ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स वाली सिचुएशन क्या हो रही है, अराइज हो रही है। नाउ कम्स टाइप्स ऑफ मार्केट फेलियर। ये हम सब पढ़ ही चुके हैं। ये एक छोटा सा एक चार्ट है जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी कौन कौन सी मार्केट फेलियर होती हैं। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, जैसा हमने पढ़ा कि पॉजिटिव हमें कुछ मिल रहा है, थर्ड पार्टी के करने की वजह से हमें कुछ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी मिल रही है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या होती है, जो किसी थर्ड पर्सन के करने की वजह से हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं, जैसे कि स्मोकिंग। देन कम्स मैरिड गुड्स। मैरिड गुड्स जो मैंने बताया था कि जो सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, जिनका प्रोडक्शन गवर्नमेंट को इंक्रीज करना चाहिए, जैसे कि एजुकेशन प्रोवाइड करना जरूरी है। देन कम्स डीमेरिट गुड्स। डीमेरिट गुड्स हमारी होती हैं मेरिट गुड्स का अपोजिट, डीमेरिट गुड्स। ये हमारे लिए जैसे स्मोकिंग हो गया, ये भी हमारे लिए नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करेगी। देन कम्स पब्लिक गुड्स, जिनके बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं। पुलिस, नेशनल डिफेंस, ये सब हम जो प्रोवाइड करते हैं फ्री मार्केट में, इनको फ्रीली प्रोवाइड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इज मोनोपोली पावर। व्हेन अ फर्म कंट्रोल्स द मार्केट एंड कैन सेट हायर प्राइसेस। जब मोनोपोली एक ही सेलर है और वही पूरे मार्केट को कंट्रोल कर रहा है, तो उससे भी हमारा मार्केट फेल हो जाएगा। इनइक्वालिटी, जब अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेज का, उसकी वजह से हमारी इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाती है, वो भी हमारा एक मार्केट फेलियर है। फैक्टर इमोबिलिटी, जब हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो फ्रीली मार्केट में मूव नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से भी हमारी क्या हो जाती है, मार्केट फेल हो जाती है। एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर में भी हमारी मार्केट कैसे फेल हो जाती है, क्योंकि हमारी प्राइसेस क्या हैं, वॉलेटाइल हैं, और वेदर की कंडीशंस को हम ठीक से एनालाइज नहीं कर पाते हैं, वो भी हमारे लिए एक एक्सटर्नैलिटी या मार्केट फेलियर को क्रिएट कर देता है। देन कम्स इन्फॉर्मेशन फेलियर, जो अभी हमने एसिमेट्री इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन फेलियर पढ़ा, उसकी वजह से भी हमारा मार्केट क्या होता है, फेल हो जाता है। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, टू एजेंट्स विद डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड इन्फॉर्मेशन एसिमेट्रीज, जैसे एडवर्स सिलेक्शन, जहां पे बायर के पास कम इन्फॉर्मेशन है सेलर से, जो मैंने अभी कार वाला एग्जाम्पल दिया था, तो इसकी वजह से भी हमारा क्या होता है, मार्केट फेल हो जाता है। मॉरल हैजार्ड्स, when individuals have incentive to change their behavior when others take the risk. For example, when banks are insured by government, bankers take risky decisions which can cause bank losses. Moral hazards क्या होता है, जब आपके पास कुछ ऐसा इंसेंटिव होता है, जब आप किसी दूसरे के बिहेवियर को चेंज कर सकते हो रिस्क लेकर के, तो जब बैंक्स इंश्योर कर देते हैं गवर्नमेंट को, और बैंकर्स क्या होते हैं, फिर रिस्क ले लेते हैं, और बाद में हम उससे हमें कुछ लॉसेस, बैंक्स को लॉसेस भी हो सकते हैं। Then comes macro instability, when an economy enters into prolonged recession and high unemployment or inflationary boom which is unstable. जब भी हमारे यहाँ पे इकोनॉमी में कंटिन्यूस हाई अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन हो रही है, रिसेशन हो रहा है, तो उन सारी चीजों की वजह से भी हमारा क्या होता है, मार्केट फेल हो जाता है। नाउ देयर आर सम मेजर्स ऑफ करेक्टिंग मार्केट फेलियर। नंबर 1 इज कंट्रोल ऑफ मोनोपोली पावर। जो हमने मोनोपोली पावर के बारे में पढ़ा, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है जिससे हमारे मार्केट फेल वाली सिचुएशन ना हो। मोनोपोली पावर कैन बी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट बाय एंटी मोनोपोली लॉज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस लेजिस्लेशन। अगर कुछ ऐसे लॉज बना दिए जाएं, एंटी मोनोपोली लॉज बना दिए जाएं, जिससे हमारी जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है, तो हमारी क्या होगी, हम मार्केट फेलियर की सिचुएशन को कम कर सकते हैं।
This aimed at removing unfair competition, preventing unfair price discrimination and fixing prices equal to competitive prices. क्योंकि मोनोपोली में हमेशा प्राइसेस हाई होते हैं, तो जब हम अगर एंटी मोनोपोली लॉज बना दिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, तो उससे हमारे जो अनफेयर प्राइसेस चार्ज किए जाते हैं या फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, वो वाली सिचुएशन से हम बच सकते हैं. It may impose price ceiling so that monopoly price should be near or equal to competitive price. Price ceiling कर सकते हैं, प्राइस को सील किया जा सकता है कि इससे ज्यादा प्राइसेस चार्ज नहीं किए जाएंगे, जो कि प्राइसेस होंगे कॉम्पिटिटिव प्राइसेस के आसपास. तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, मार्केट फेलियर से बच सकते हैं. टैक्सेशन इज अनदर वे ऑफ कंट्रोलिंग मोनोपोली पावर. अगर जो बहुत ज्यादा प्राइसेस चार्ज कर रही है कंपनीज किसी पर्टिकुलर गुड के लिए, तो उनके ऊपर टैक्सेस लगा दिए जाएं जिससे वो कम प्राइसेस चार्ज करेंगे. लमसम टैक्सेस may be levied without any regards to the output of the monopolist or it may be proportional to the output. लमसम टैक्सेस एक साथ हमारा कुछ जो टैक्सेस लगा दिए जाते हैं लमसम में, उस तरीके के टैक्सेस भी लगा करके भी हमारा क्या किया जा सकता है, मोनोपोली पावर को कम किया जा सकता है. नेक्स्ट इज एक्सटर्नैलिटीज. अब एक्सटर्नैलिटीज जो हमने पढ़ा, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, जिनकी वजह से मार्केट फेल हो जाता है, तो उससे हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं. टू अचीव ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द फेस ऑफ एक्सटर्नैलिटीज, पीगू सजेस्टेड सोशल कंट्रोल मेजर्स एंड द यूज ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडीज. हम टैक्सेस और सब्सिडीज लगा करके कैसे कर सकते हैं एक्सटर्नैलिटीज को, जो हमारी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज हैं उनके ऊपर हम टैक्सेस लगा दें, और जो हमारी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज हैं उनके ऊपर हम सब्सिडीज प्रोवाइड कर दें, जिससे वो ज्यादा प्रोवाइड की जाए, तो वो हमारे लिए एक मार्केट को करेक्ट करने की सिचुएशन हो सकती है. The state can interfere in all cases of external diseconomies of production to remove the divergence between private and social cost and benefits. तो स्टेट इसमें इंटरफेयर कर सकती है जहां पे भी हमारी एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज हो रही हैं, उसमें हमारी प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट क्या करती है, डाइवर्ज कर जाती है. लेकिन जब स्टेट इंटरफेयर करेगी तो उसको हम डाइवर्ज होने से बचा सकते हैं. For instance, it can ask the factory owner to move out of the residential area by providing appropriate facilities to the smoke emitting factory. अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है या फैक्ट्री है जो स्मोक जिससे ज्यादा निकलता है, तो उस फैक्ट्री को ये कहा जा सकता है कि आप रेजिडेंशियल एरिया से बाहर जाकर के फैक्ट्री बना लें और आपको पूरी प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे जो स्मोक है वो सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा. In case of external diseconomies of consumption, the state can put an end to nuisance by banning the use of loudspeakers except special occasions during specific hours with prior permission. तो जैसे ये हर समय लाउड स्पीकर्स इधर उधर बजते रहते हैं, तो उनके ऊपर भी एक कंट्रोल किया जा सकता है. किसी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही उनको अलाउ किया जा सकता है और किसी स्पेशल ओकेजन्स के लिए ही अलाउ किया जा सकता है. The state should encourage production of goods with positive externalities by subsidy on per unit of the commodity to the producer, and in case of negative externality, it should discourage their consumption and production by levying taxes. तो अगर हमारी जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज हैं उनके ऊपर हमें सब्सिडीज प्रोवाइड करी जानी चाहिए, और जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हैं, ऐसे गुड्स जिनसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, उनको डिस्करेज करने के लिए उनके ऊपर टैक्सेस लगा दिए जाने चाहिए. Then next is public goods. The benefits of public goods are indivisible, so the state should make people share the cost of public goods so that everyone is made better off. In the case of some public goods such as materials for defense, the government can either itself produce them or it can pay private firms to produce them. अब public goods हमें पता है कि indivisible होते हैं, तो इस केस में क्या किया जा सकता है, कॉस्ट को लोगों के ऊपर शेयर किया जा सकता है, जिससे सब लोगों को क्या किया जा सके, बेटर ऑफ किया जा सके. अब जैसे डिफेंस है वो सबके लिए प्रोवाइड की जाती है, उसमें डिवाइड नहीं किया जा सकता कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए प्रोवाइड की जाएगी. तो इनको ज्यादा प्रोड्यूस करना होता है और वो गवर्नमेंट खुद प्रोड्यूस कर सकती है या फिर वो प्राइवेट फर्म्स को उसके लिए पे कर सकती है जिससे कि वो प्रोड्यूस कर सकें. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी राइट्स. प्रॉपर्टी राइट्स इज रिलेटेड टू हु ओन्स प्रॉपर्टी, to what uses it can be put, the rights people have over it, and how it may be transferred. One solution is to extend property rights so completely that everyone has the right to prevent people from imposing any cost on them, for example parks, libraries, etc. अब common property rights जो हमने पढ़ा था कि सबके लिए common available हैं वो. अब इसमें property rights हमारे क्या होते हैं कि कौन property को own कर रहा है, किसके लिए है,
और कैसे उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, अगर हम इसमें और इसके क्या क्या यूजेस हैं, कहाँ कहाँ उन कॉमन प्रॉपर्टी को यूज किया जा सकता है। अगर अब हम इसमें सोल्यूशन की बात करें कि कैसे कॉमन प्रॉपर्टी राइट से मार्केट को फेलियर को करेक्ट किया जा सकता है, तो उसमें हमारा फर्स्ट सोल्यूशन है कि प्रॉपर्टी राइट्स को एक्सटेंड कर दिया जाए और इस तरीके से हो जाए कि लोग अपने आप को प्रिवेंट कर लें कि हम कोई भी कॉस्ट उसके ऊपर पे नहीं करेंगे, जैसे कि पार्क्स, लाइब्रेरीज। ठीक है, तो इसमें हमारा सेकंड सोल्यूशन है is to distribute the property of the rich to the poor, but such a solution will be impractical. Second solution जो है कि हम प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, रिच से लेकर के पुअर को दे दें, लेकिन ऐसा करना रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, इट विल बी impractical. The third solution is for the government to charge the damages and compensate for the damages. अब थर्ड सोल्यूशन क्या है कि अगर कोई डैमेज कर रहा है ज्यादा किसी भी कॉमन रिसोर्स को, तो उसके ऊपर एक डैमेज को कॉम्पनसेट करने के लिए कुछ चार्ज लगा दिया जाए। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे सोल्यूशन हो जाएंगे। नेक्स्ट सोल्यूशन इज एसिमेट्रिक और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। Market failure can be eliminated when rules are framed by regulating authorities by requiring producers to describe correctly about their products and prices. Market failure can also be corrected if producers produce high quality standard products and offer guarantees and warranties to buyers. अब asymmetric और incomplete information के बारे में हमने पढ़ा, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कुछ ऐसी authorities इस तरीके से rules बना दें जिससे प्रोड्यूसर्स को और बायर्स को, दोनों को उनके प्रोडक्ट्स के बारे में करेक्टली इंफॉर्मेशन हो कि कंज्यूमर को कितना प्राइस पे करना है और प्रोड्यूसर को कितना प्राइस चार्ज करना है। तो इस तरीके से क्या होगा, हम मार्केट फेलियर की सिचुएशन को से बच सकते हैं। और मार्केट फेलियर को कैसे करेक्ट किया जा सकता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं जो ज्यादा प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं, उनकी जो क्वालिटी है वो हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें और उनके साथ उनको गारंटीज और वारंटीज भी दें। In case where ignorance is the reason for incomplete information, the direct provision of information by government may help to correct market failure. अब जहाँ पे इग्नोरेंस हो जाता है एक रीजन कि उसकी वजह से मार्केट फेल हो गया, लोगों के पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, तो वहां पे गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करके ऐसी पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं, प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं जिससे मार्केट को करेक्ट किया जा सकता है और लोगों के पास सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में लोग जाकर के रजिस्टर करते हैं और वहां पे सारी इंफॉर्मेशन होती है कि इस समय पे कितनी जॉब्स की रिक्वायरमेंट है। Employment exchange provide information on jobs to those looking for work and ask firms to get in touch with them for the supply of suitable labor. तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में सारी क्लियर सिचुएशंस पता चल जाएंगी कि कब किस टाइप के लेबर की रिक्वायरमेंट है, तो वहां से हम मार्केट फेलियर की सिचुएशन से बच सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक मार्केट फेलियर का। अब इसमें हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अब हम उन्हें डिस्कस करेंगे। First question is, among the following, what causes market failure? 1. Externality. 2. Asymmetry of information. 3. Perfect competition. Choose the correct answer from the codes given below. Codes are A. 1, 2 and 3 are correct. B. Only 1 is correct. C. 1 and 2 are correct. D. 2 and 3 are correct. तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट कॉजेज मार्केट फेलियर। हमने बहुत सारे कॉजेज पढ़े थे मार्केट फेलियर के, तो अब हमें इसमें देखना है कि ऐसे कौन कौन से कॉजेज हैं जो मार्केट को फेल कर देते हैं। तो एक्सटर्नैलिटी हमने पढ़ा था, हाँ एक्सटर्नैलिटी में हमारे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी और दोनों नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जो ये दोनों हैं, उन दोनों की वजह से ही मार्केट क्या होता है, फेल हो जाता है। एसिमेट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन के बारे में भी हमने पढ़ा था कि जब हमारी इन्फॉर्मेशन क्या है, एसिमेट्री, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, उसकी वजह से भी मार्केट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। थर्ड इज परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन के बारे में हमने नहीं पढ़ा। इनफैक्ट परफेक्ट कंपटीशन में हमारी पैरिटो ऑप्टिमैलिटी वाली सिचुएशन होती है और मार्केट फेल नहीं होता। ये सबसे एफिशिएंट मार्केट होता है जहां पे हमारी मार्केट फेलियर वाली सिचुएशन नहीं होती। और अगर हम मोनोपोली की बात करें तो वहां पे हमारा मार्केट फेल हो जाता है। तो अब हमसे ये पूछा गया कि इन तीनों में से कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जहां पे हमारा मार्केट क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो हमें ऑप्शंस देख के पता चल रहा है कि एक्सटर्नैलिटी और एसिमेट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन दोनों की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, मार्केट फेल हो जाएगा। तो हमारे जो ऑप्शन है, अगर हम इसमें से थर्ड को डायरेक्टली कट कर दें तो A, D तो हमारा
वैसे ही हट जाएगा ऑप्शन। उसके बाद बचता है हमारा ऑप्शन बी एंड सी। ऑप्शन बी में ओनली 1 है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारा जो सेकंड ऑप्शन है एसिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्सटर्नैलिटी, इन दोनों की वजह से हमारा मार्केट क्या होता है, फेल हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन विल बी सी। सो हियर राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2018 जुलाई पेपर 2 का है। मार्केट फेलियर कैन अकर बिकॉज ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, एक्सटर्नैलिटीज, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2। तो ये भी वही सेम रिपीट है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, बस यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया है, मार्केट इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड एक्सटर्नैलिटीज। तो अगर हम देखें कि ये दोनों ही इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मतलब जहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अलावा मोनोपोली हो गया, ओलिगोपोली हो गया, इन सब में ही हमारा मार्केट क्या होता है, फेल हो जाता है। और एक्सटर्नैलिटीज जो अभी मैंने बताया कि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी एज वेल एज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, इनकी वजह से भी हमारा मार्केट क्या है, फेल हो जाता है। तो ऑप्शन विल बी 3। सो राइट आंसर विल बी 3 है। ये क्वेश्चन हमारा 2019 जून पेपर 2 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट द कॉज ऑफ मार्केट फेलियर। अब हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट द कॉज ऑफ मार्केट फेलियर। तो एसिमेट्री इंफॉर्मेशन, पब्लिक गुड, एक्सटर्नैलिटी, लैक ऑफ डिमांड। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन ये भी हमारा मार्केट फेलियर का कॉज है। पब्लिक गुड के बारे में भी हमने पढ़ा था कि ये हमारा मार्केट फेलियर का कॉज है। सिमिलरली एक्सटर्नैलिटी भी हम देख चुके हैं कि हमारा मार्केट फेलियर का कॉज है। लेकिन लैक ऑफ डिमांड, कहीं ऐसा हमने नहीं पढ़ा कि लैक ऑफ डिमांड की वजह से हमारा मार्केट फेल हो जाएगा। सो यहाँ पे हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर ऑफ कॉज ऑफ मार्केट फेलियर। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 जून पेपर 2। Market failure occurs in most of the environmental goods because A. Environmental goods are rival products. B. Environmental goods are excludable products. C. Environmental goods are non-rival in production. D. Environmental goods are non-rival and non-excludable in consumption. तो यहाँ पे हमें देखना है, एक्चुअली ये क्वेश्चन हमारा मिक्स्ड है। ये हमारा एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में भी जाएगा और हमारा मार्केट फेलियर में भी है, ये पब्लिक इकोनॉमिक्स में भी, क्योंकि हम मार्केट फेलियर का कॉन्सेप्ट पब्लिक इकोनॉमिक्स में भी पढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे भी आएगा। एनवायरमेंटल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं, हमें पता है, जो एनवायरमेंट में हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एयर है, हमें फ्रीली प्रोवाइड की जा रही है। तो ऐसे गुड्स क्या होते हैं हमारे, वो पब्लिक गुड्स ही होते हैं जो हमें हमारे लिए नॉन एक्सक्लूडेबल भी हैं और नॉन राइवल भी हैं। तो हमारा जो इसमें ऑप्शंस हैं, एनवायरमेंटल गुड्स आर राइवल प्रोडक्ट्स, यस दिस इज ट्रू। एनवायरमेंटल गुड्स आर एक्सक्लूडेबल प्रोडक्ट्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू। एनवायरमेंटल गुड्स आर नॉन राइवल इन प्रोडक्शन, तो ऐसा हम इसको नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे पास एक और बेटर ऑप्शन है जहां हमें ये पता चल रहा है कि नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल दोनों ही हैं। सो राइट आंसर विल बी एनवायरमेंटल गुड्स आर नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल इन कंजम्पशन। आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2019 दिसंबर पेपर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट फेलियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट फेलियर। यहाँ पे देखना है नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट फेलियर का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन 1 मोनोपोलीज, ऑप्शन 2 एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, ऑप्शन 3 इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड ऑप्शन 4 एक्सटर्नैलिटीज। तो अगर हम इन सारे ऑप्शंस में देखें तो हमें पता है कि मोनोपोली एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है या एग्जाम्पल है हमारा मार्केट फेलियर का। इसी तरीके से एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन भी हमारा मार्केट फेलियर का एग्जाम्पल है और एक्सटर्नैलिटीज भी हमारा मार्केट फेलियर का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करें, जो कि हमें लॉन्ग रन में मिलती है जब प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं और उसकी वजह से जब हमारी कॉस्ट कम हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो यहाँ पे मार्केट फेलियर का ये एग्जाम्पल नहीं है। सो राइट आंसर विल बी सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2019 दिसंबर पेपर 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। अब हमसे यहाँ पे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का एग्जाम्पल पूछा गया है। नंबर 1 पब्लिक इम्यूनाइजेशन, नंबर 2 इंक्रीज ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेस, नंबर 3 इशूइंग एक्स्ट्रा परमिट्स फॉर पोल्यूशन, नंबर 4 मॉनिटरिंग द हैजार्ड्स कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज। तो हमसे यहाँ पे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का एग्जाम्पल पूछा गया है। तो अगर हम लास्ट ऑप्शन देखें, मॉनिटरिंग द हैजार्ड्स कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज, हम मॉनिटर कर रहे हैं जो भी इंडस्ट्रीज हैं, अगर उनसे कुछ हैजार्ड्स हो रहे हैं तो उनको मॉनिटर कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी नहीं है।
पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी जब हमारा कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर क्रिएट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी हैजार्ड्स हो रहे हैं और उनको हम मॉनिटर कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी नहीं है। इशूइंग एक्स्ट्रा परमिट्स फॉर पोल्यूशन, हम और परमिशंस दे रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा पोल्यूशंस करते रहिए, तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का एग्जाम्पल नहीं है। इंक्रीज ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेस, हम टैक्सेस को बढ़ा रहे हैं, तो ये इसमें और पब्लिक इम्यूनाइजेशन, इन दोनों ऑप्शंस में हमारे को कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन अगर हम इनमें से बेटर ऑप्शन देखें जिससे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी हमें मिलेगी, दैट विल बी पब्लिक इम्यूनाइजेशन। पब्लिक इम्यूनाइजेशन ये एक सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, लेकिन अगर हम कॉर्पोरेट टैक्सेस को इंक्रीज करेंगे तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए है। सो in this video, we have discussed the concept of market failure, its causes and remedial measures, and various important previous year questions which are related to these topic. In next video, we will discuss some other important topics of public finance. Thank you.